सुवर्णनगर नाम के गांव में रागिनी अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी राधा 12 साल की, मझली बेटी मधु 9 साल की और सबसे छोटी बेटी मीना 6 साल की थी। रागिनी के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। वो अपनी बच्चियों का बड़े ही कठिनाइयों का सामना कर पालन पोषण कर रही थी। वो खुद भूखी रहकर अपनी बच्चियों को खाना खिलाती, जो काम मिले वो काम किया करती थी। एक दिन सुबह खाना बनाकर रागिनी काम पर जाने निकलती है तो वो अपनी बड़ी बेटी राधा से, राधा बेटा अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना और खाना बना कर रखा है तो खाना खा लेना बेटा, और दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना अंदर से। जब तक मैं घर ना आऊँ बाहर मत निकलना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभालूंगी। अब रागिनी अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो हर रोज जो काम मिले वो कर अपनी बच्चियों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती थी। उस दिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला तो वो हताश मन से घर आती है तो राधा अपनी माँ से, माँ क्या हुआ, क्या आज भी आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ा है? हाँ राधा बेटी, मुझे आज भी कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तभी मीना भागते हुए रागिनी के पास जाती है और वो अपनी माँ से, माँ आप घर आने में कितनी देर करती हो हमेशा? आज क्या लेकर आई हो? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मैं दीदी को कब से खाने के लिए मांग रही हूँ, लेकिन दीदी है जो बोलती है माँ को आने दो, फिर साथ में ही खाना खाएंगे। बताओ ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रागिनी मीना को गले लगा लेती है और राधा से, राधा बेटा मीना को खाना क्यों नहीं खिलाया? माँ हर रोज आप अकेले ही खाना खाती हो तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम सब मिलकर खाना खाएं। अब रागिनी अपनी तीनों बच्चियों को अपने हाथों से खाना खिलाती है और खुद खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही रागिनी खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि घर का राशन खत्म होता आ रहा है। अब वो और ज्यादा मेहनत करने की ठान लेती है। घर से निकलते ही आज उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। अब वो हर रोज वही काम करने वाली थी। वहाँ उसे दिन भर काम कर 100 रुपए ही मिलते थे, लेकिन फिर भी वो मन ही मन, काम मिले तो करो, ना मिले तो भूखे रहो। इससे अच्छा है कि क्यों ना हर रोज यही काम करूं, कम से कम बच्चों को भूखे पेट तो नहीं रहना पड़ेगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रागिनी अपने काम पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में एक लड़के को बेहोश हुआ देखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देख वो मन ही मन, अरे ये बच्चा कितना छोटा है और इसका कितना सारा खून निकल रहा है। अगर इसे अभी के अभी अस्पताल लेकर नहीं गए तो इसकी तो जान भी जा सकती है, लेकिन कोई मदद भी तो नहीं कर रहा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं किसी उलझन में नहीं फंसना चाहती। हाँ, मैं इसकी मदद जरूर करूँगी। अब रागिनी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और भागते हुए कुछ ही दूरी पर एक जो अस्पताल था उसमें उसे ले जाती है और डॉक्टर से, डॉक्टर देखिए तो इस बच्चे को क्या हुआ है, प्लीज डॉक्टर जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। बहन जी, इस बच्चे का बहुत खून निकल रहा है और ये पुलिस केस है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आती और जांच पड़ताल नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर साहब, ये बच्चा बहुत देर से बाहर पड़ा हुआ था, इसका बहुत खून बह चुका है। प्लीज डॉक्टर साहब, इलाज होने के बाद तो जांच पड़ताल होती रहेगी, लेकिन इस बच्चे की जान बहुत कीमती है डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताओ कौन है ये और इसे क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि ये कौन है और इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये मुझे रास्ते में पड़ा दिखाई दिया तो मैं इसे लेकर यहाँ चली आई। डॉक्टर साहब, इसका जल्द से जल्द इलाज करवा दीजिए। रागिनी की बात सुनकर डॉक्टर उस बच्चे को इलाज के लिए लेकर जाते हैं और जब तक उस बच्चे को होश नहीं आता तब तक रागिनी अस्पताल में ही रुकती है। वो आज काम पर भी नहीं जा पाई थी तो आज उसे मजदूरी भी नहीं मिलने वाली थी। दूसरी ओर मधु और मीना अपनी माँ की राह देखते देखते सो जाती है। राधा बहुत परेशान होए जा रही थी। देर रात रागिनी घर आती है और दरवाजा खटखटाती है तो राधा बहुत डर जाती है। कौन? राधा, मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। राधा भागते हुए दरवाजा खोलती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और अपनी माँ से, माँ आज कितनी रात हो गई आपको, कहाँ थी आप? मुझे बहुत डर लग रहा था माँ।
अब रागिनी राधा को सारी बात बताती है और दोनों खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही रागिनी अपने काम में जुट जाती है कि तभी एक आदमी रागिनी के सामने गाड़ी से नीचे उतरता है और वो रागिनी को आवाज देते हुए, रागिनी जी, रागिनी जी। जी कौन? आप रागिनी जी है ना? जी भाई साहब, मैं रागिनी हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। रागिनी जी, मैं उसी बच्चे का पिता हूँ जिसे आपके कारण कल फिर से नई जिंदगी मिल पाई है। आदमी बोल ही रहा था कि उसकी नजर घर के सामने ही लगे हुए फोटो पर जाती है और वो रागिनी से, रागिनी जी, ये मेरे पति की फोटो है। 4 साल पहले कंपनी में काम करते वक्त एक खराब मशीन के कारण शॉक लगने से इनकी मौत हो चुकी है। क्या आप इन्हें जानते थे? अरे ये तो राकेश है, ये मेरी कंपनी में ही तो काम करता था। मुझे माफ कर दीजिए रागिनी जी। तभी रागिनी की छोटी बेटी मीना अपने फटे पुराने कपड़ों में वहां आ जाती है और वो अपनी माँ से, माँ, दिवाली आने वाली है तो मुझे ढेर सारे कपड़े और खिलौने चाहिए माँ। और हाँ माँ, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि खाने के लिए रोटी कब बनाओगी? आप हर रोज चावल ही पकाती हो। मुझे चावल नहीं खाने माँ, मुझे अच्छे नहीं लगते चावल। मीना की बात सुनकर रागिनी मीना को गले लगा लेती है और उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मीना की बातों से उस आदमी को रागिनी के घर के हालातों की खबर हो जाती है और वो रागिनी से हाथ जोड़कर, रागिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज आपके कारण ही मेरा बेटा जिंदा है और राकेश ने भी हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हमारे कंपनी में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होता होगा। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कंपनी का मालिक रागिनी को अपनी कंपनी में ही एक जॉब दिलाता है, साथ ही साथ कुछ पैसे एडवांस में भी रागिनी को दे देता है ताकि उस पर भूखे रहने की नौबत ना आ पाए। अब वो चारों मिलकर दिवाली मनाती है। रागिनी अपने तीनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, फरीदाबाद नाम के गांव में एक वकील रहता था जिसका नाम था जोगन लाल। उसे सिर्फ एक ही चीज प्यारी थी और वो थी उसकी चालाकी। उसे लगता था कि उसके जैसा वकील उस गांव में दूर दूर तक कहीं नहीं है। उसे ही क्या, गांव में सभी को यही लगता था। इसका असर ये था कि जोगनलाल सभी को फंसा कर रखता था। एक दिन की बात है, कुछ गांव वाले जोगनलाल के पास आते हैं और जोगनलाल से एक गांव वाला, जोगन भाई, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। उस जमींदार ने धोखे से मेरी जमीन अपने नाम कर ली है। मैं ठहरा जो अनपढ़, लल्ला के स्कूल में पैसे भी जमा करने हैं, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मेरी मदद करो जोगन भाई। अरे देखो भाई, मैंने भी मुफ्त की कचहरी तो खोल के नहीं रखी है यहाँ। मुझे भी अपना घर चलाना होता है, तो कुछ तो नेक पानी लगेगा। मैं समझ गया जोगन भाई, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर मिल जाएंगे। तब तक तुम इस मामले के बारे में जरा सोचो। सबसे पहले पैसे का दर्शन, फिर दुख भंजन, समझे भाई? ऐसा कहकर जोगनलाल हंसने लगता है। बेचारा गांव वाला अपने अश्रु रोकते हुए वहां से चला जाता है। उस वक्त गांव वाले और जोगनलाल के अलावा वहां एक और व्यक्ति थी। वो थी जोगनलाल की 10 साल की बेटी ज्योतिका। जितना घमंड जोगनलाल के अंदर था, उतना ही प्रेम ज्योतिका के अंदर अपने पिता के लिए था। एक दिन ज्योतिका अपने पिता से, पिताजी, एक बात बताइए। एक क्या, तुम 2 बातें पूछो बिटिया। पिताजी, उस दिन जो काका आपसे मदद मांगने आए थे, आप उनसे पैसे क्यों मांग रहे थे? आपने तो कहा था ना कि हमें लोगों की मदद बिना किसी धन या लोभ के करनी चाहिए। जोगनलाल पहले तो चकित हुआ, फिर हंसने लगा। बेटी के मासूम सवाल का जवाब जोगनलाल ने कुछ इस तरह दिया, अरे ज्योति बेटी, जब तुम वकील बनोगी तब ये बातें जानोगी। उस रात जोगनलाल तो अच्छी नींद सोया, पर ज्योतिका उस जवाब को हमेशा अपने हृदय में लेकर गहरे विचार में रही। कुछ साल बाद उसने ठान लिया कि वो भी वकालत करेगी। उसने गांव से बाहर जाकर शहर में एक कॉलेज से लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी और बाहर ही अपने पसंद के लड़के से शादी भी कर ली। इसी कारण जोगनलाल और ज्योतिका के रिश्ते में खटास हो गई थी। इधर जोगनलाल आज भी लोगों का फायदा उठाकर अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, पर उसके कानों में ये बात पड़ गई थी कि गांव में कोई नया वकील आया है जो कम दाम में लोगों की मदद कर रहा है।
अब जोगनलाल अपने जीवन के ऐसे पायदान पे था जिसमें उसे किसी चीज का डर नहीं था। पर कहते हैं ना, आंधी नंगे पांव आती है और इंसान से नंगा नाच करवाती है। जोगनलाल के लिए ये वक्त देर से ही सही, पर आया जरूर था। जोगनलाल ने देखा धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक उस दूसरे वकील के पास जा रहे थे। हद तो अब हो गई जब गिने चुने पुराने ग्राहकों ने भी जोगनलाल से मुंह मोड़ लिया। अब जोगनलाल गुस्से में अपना होश खो बैठा था। वो दौड़ते हुए देखने गया कि आखिर कौन है जो उसका धंधा चौपट कर रहा है। जब जोगनलाल उस वकील के दफ्तर में पहुंचा तो उसे देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो कोई और नहीं, प्रलय था, उस गांव वाले का बेटा जिसने जोगनलाल से मदद मांगी थी। प्रलय बेटा, तुम यहाँ कैसे? मुझे लगा तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद तुमने गांव छोड़ दिया। जी हाँ काका, गांव तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से वापस आ गया हूँ। अच्छा है बेटा, लगा नहीं था कि तुम भी कभी वकालत करोगे। क्यों काका, वकालत क्या सिर्फ आपके नाम है? प्रलय का जवाब सुनकर जोगनलाल के चेहरे पर से मुस्कुराहट हट गई और उसने प्रलय को सचेत किया। बेटा, भला यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो क्या पिताजी की तरह क्या आप मुझे भी जलील करेंगे और झूठे कागज बनाकर मेरी जमीन बेच देंगे? ये क्या कह रहे हो तुम? जो सच है। जोगनलाल तभी जोर जोर से हंसने लगा और प्रलय से कहने लगा, समझदार तो हो पर उतने ही मूर्ख भी। हाँ, मैंने ही तुम्हारे पिताजी को फंसाया था, अब तुम भी फंसोगे। आज ही तुम्हारी कचहरी में तोड़फोड़ होगी और सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, समझे? तभी अंदर से ज्योतिका की आवाज आती है, इतने जल्दी नहीं पिताजी, असली वकील यहाँ है। ज्योतिका अपने स्मार्टफोन के साथ बाहर आती है जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी। आप तो बहुत चालाक है, फिर आपने ये क्यों नहीं पता किया कि वो वकील आदमी है या औरत? अब आपका घमंड यही खत्म होता है। जोगनलाल को अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बेटी उसके खिलाफ खड़ी थी, वो भी गांव वालों के साथ जिनकी आंखों में चमक थी। तभी ज्योतिका प्रलय का हाथ पकड़ती है। जोगनलाल पत्थर सा खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। क्यों चौंक गए आप? प्रलय ही मेरे पति है। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी आपका खेल। आप ही ने कहा था ना कि मेरे सवाल का जवाब मुझे वकील बनने पर ही मिल जाएगा। आप सही थे, पर मुझे मिला जवाब आपसे अलग है पिताजी। जोगनलाल इतना सुनते ही अपने पैरों पर गिर पड़ता है और प्रलय और गांव वालों से माफी मांगता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। ज्योतिका अपने आंसू पोंछती है और पुलिस से कहती है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। जाने से पहले जोगनलाल ज्योतिका से कहता है, ज्योति, मेरी शर्मिंदगी में भी तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया। कभी मत बदलना बेटी, हमेशा ऐसे ही रहना। ज्योतिका और प्रलय बस एक आंख जोगनलाल को देखते हैं और फिर पुलिस जोगनलाल को ले जाती है। अब ज्योतिका गांव वालों के सेवा में खुद को लगा देती है और प्रलय के दिल का प्रलय उसके पिताजी को इंसाफ मिलने पर अब शांत हो गया था। फरीदाबाद में फिर एक बार शांति और सुलभता आ गई थी। दोस्तों, लालच तो बुरी बला है ही, पर उससे भी बुरा है घमंड, अपनी कला का, अपने गुणों का। इसीलिए हमें हमेशा जिंदगी में नेकी और सही काम करने पर ध्यान देना चाहिए। बदले की भावना हमें नष्ट कर सकती है, इसीलिए हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, हमेशा अपना धर्म निभाना चाहिए। मुंबई शहर में दिनेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लता और बेटी उमा के साथ रहता था। दिनेश रिक्शा चलाने का काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो दिन भर काम करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वो बहुत ईमानदार होने के कारण लोग उसका फायदा भी उठाते थे। कभी कभी उसे बहुत ही कम पैसे दे देते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था और वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता था। एक दिन दिनेश अपनी सवारी छोड़कर रास्ते से जा रहा था, तभी उसे रास्ते पर भीड़ दिखाई दी। भीड़ देखकर दिनेश ने अपनी रिक्शा साइड में लगा दी और वहाँ पर देखने के लिए चला गया कि आखिर वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा क्यों हुई है। उसने वहाँ पर जाकर देखा कि एक आदमी के सिर से खून आ रहा है और वो नीचे रास्ते पर गिरा है, लेकिन कोई उसे हाथ भी नहीं लगा रहा। तभी दिनेश के कानों पर आवाज आती है कि अरे भाई, कौन पड़ेगा इस झंझट में? पुलिस केस, फिर क्या क्या पता नहीं, छोड़ो, चलो यहाँ से।
उस आदमी की बात सुनकर दिनेश को समझ में आ जाता है कि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता। अब दिनेश खुद भागते हुए उस आदमी की ओर जाता है और उसे उठाकर रिक्शा में डाल देता है और उसे वहीं से अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, ये मुझे रास्ते पर गिरे हुए मिले। आप जल्द से जल्द इनका इलाज शुरू करवा दीजिए, क्योंकि इन्हें काफी गंभीर चोटें आई है। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। आप इनके घर वालों को जानते हो? अगर जानते होंगे तो उनको फोन करके बता दीजिए। और हाँ सुभाष, तुम इधर आओ, पुलिस को बुलाकर इनका स्टेटमेंट ले लो। डॉक्टर की यह बात सुनकर दिनेश उनसे, नहीं डॉक्टर साहब, मैं इनको नहीं जानता। मुझे इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी नहीं पता, तो मैं स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो देखा है वही बता देना और जल्द से जल्द जाकर ये मेडिसिन लेकर आइए। दिनेश जल्दबाजी में ही मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। उसके पास जितने पैसे थे उसी में वो मेडिसिन लेकर डॉक्टर को दे देता है। जब तक उस आदमी के हालत कुछ अच्छे नहीं होते वो वहीं पर रुकता है। अब रात तक उस आदमी की हालत में काफी सुधार हो गया था। ये देख दिनेश डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम जा सकते हो, पर क्या तुम्हें पता है ये हस्ती कौन है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनकी जान बचाना ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। हमें भी अभी अभी पता चला है कि ये इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका नाम श्यामलाल सेठ है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? नहीं नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए। उनकी जान बची, यही बहुत है मेरे लिए। जब श्यामलाल सेठ को होश आता है तो डॉक्टर उन्हें सारी बात बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इतने अमीर हो तो घर से अकेले क्यों निकले? ड्राइवर को साथ में क्यों नहीं लिया था आपने? अरे डॉक्टर साहब, एक अर्जेंट पार्सल देना था मुझे। ड्राइवर को आने में भी समय था, तो सोचा मैं ही निकल जाता हूँ। दूसरी ओर दिनेश अस्पताल से घर जाकर दिन भर की सारी हकीकत अपनी पत्नी को बताता है। ओह, तो इसीलिए आपको इतनी देर हुई? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। ये कहकर लता वहाँ से किचन में चली जाती है और उमा भी खेलने के लिए रिक्शा में बैठ जाती है। तभी उमा को सीट के ऊपर एक लाल कलर का बटवा गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाकर अपने पापा को दिखाती है और उनसे, पापा, ये देखो मुझे ऑटो में क्या मिला है। आप ये मेरे लिए लाए हो? उमा की आवाज सुनकर लता भी वहां आ जाती है। तभी दिनेश वो बटवा खोलकर देखता है। बटवा खोलते ही दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें कीमती हीरे दिखाई देते हैं। ये देख लता, ये तो बहुत ही महंगे हीरे दिखाई देते हैं। उमा, मुझे लगता है ये उसी आदमी का बटवा है। मैं कल उन्हें जाकर ये लौटा दूंगा। ठीक है, कल सुबह जाकर आप उन्हें लौटा दीजिएगा। दूसरे ही दिन सुबह दिनेश हीरों का भरा बटवा लेकर अस्पताल में जाता है और श्यामलाल सेठ के पास जाकर उनसे, जी नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको ठीक तो लग रहा है ना? आपका ये बटवा मुझे अपनी रिक्शा में गिरा हुआ मिला, इसलिए मैं आपको ये लौटाने आया हूँ। मेरा नाम श्यामलाल है, मैं हीरो का व्यापारी हूँ। कल यही पार्सल देने के लिए मैं घर से निकला था, तो एक आदमी ने मेरी गाड़ी को टक्कर दे दी और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद तुमने मुझे रिक्शा में डाला, ये तो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे कल सब कुछ बता दिया। तुम्हारा मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और हाँ, आज से तुम मेरे साथ ही काम करोगे। मैं तुम्हारे रहने के लिए घर भी दूंगा। अब से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तुम्हारी ये ईमानदारी देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तुम्हारे कारण ही आज मैं जिंदा हूँ। श्यामलाल सेठ की यह बात सुनकर दिनेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उस दिन के बाद दिनेश की किस्मत मानो पलट ही चुकी थी। उसने खूब मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। अब वो तीनों खुशी खुशी श्यामलाल सेठ के यहाँ काम कर अपनी जिंदगी गुजारने लगे।